Hello everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and I am going to discuss some important questions related to CSI या Net Life Science Examination और इसमें भी हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस। एनिमल फिजियोलॉजी या सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल 7th यूनिट है आपके पास। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं रिलेटेड टू फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स लाइक सिस्टम्स, मेनली सिस्टम्स है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2011 में। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट द ग्लोमेरुलस इज। जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है ये मेनली होती है किडनी में। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, काफ़ी सारे भी नहीं, एक फिल्ट्रेशन का स्टेप होता है, फिर दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। जो इसमें फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है ये मेनली अकर होता है ग्लोमेरुलस में, एक कैपिलरी का बंच टाइप का स्ट्रक्चर है। ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन की, ये किस टाइप की प्रोसेस है ये पूछा गया है। एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मीनिंग जिसमें हमको एटीपी यूज़ करनी पड़े, एनर्जी मीडिएटेड प्रोसेस जो होती है जिसमें एनर्जी डाल के कुछ प्रोसेस को करवाया जाए। या एक ऑस्मोटिक प्रोसेस है जिसमें ऑस्मोसिस हो। अब प्रेशर डिपेंडेंट फिजिकल प्रोसेस, या एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट मेन रोल प्ले कर रहा हो। या एक नॉन एनर्जी मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं हो, इसे हम पैसिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो किस टाइप की ये प्रोसेस है हमको ये बताना है। तो इसके पहले हम थोड़ा फिल्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है। इन द यूरिन फॉर्मेशन ये क्या होती है, कंटेन करती है 3 प्रोसेसेस को। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलस, ये जो यहाँ पे आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बंच ऑफ कैपिलरी, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और उसके बाद जो एक कैप्सुलर लाइक स्ट्रक्चर है यू शेप्ड का, इसे कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। और उसके बाद ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, एक का नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और ये है हेनलेज लूप, यू शेप्ड की लूप है जो। और उसके बाद ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे कलेक्ट होता है यूरिन जितना भी फॉर्म हुआ है। रीअब्जॉर्प्शन मेनली सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है यहाँ पे जो ग्लूकोज के जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं उनका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। और फिल्ट्रेशन मेनली ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है ये ग्लोमेरुलस में अकर होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसीलिए इसका नाम है और इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो हमको केवल फिल्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है तो हम फिल्ट्रेशन की बात करेंगे पहले। ठीक है। तो रीज़न फॉर फिल्ट्रेशन, और जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, अकर्स इन ग्लोमेरुलस। इसमें क्या क्या रीजंस होते हैं। पहला रीज़न तो हमारे पास परमिएबिलिटी का है, परमिएबिलिटी ऑफ एंडोथीलियल लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज का मीनिंग है यहाँ पे ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है उनका जो भी एंडोथीलियल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसकी परमिएबिलिटी। और बर्मन्स कैप्सूल जो है उसकी एपिथीलियल, उसकी भी आउटर मोस्ट लेयर का नाम दूसरा है एपिथीलियल, एंडोथीलियल एंड एपिथीलियल, इन दोनों की परमिएबिलिटी की वजह से। दूसरा कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, कैपिलरीज में पोर्स एंड बर्मन्स कैप्सूल में पोडोसाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एक सीव की तरह काम करते हैं। जैसे हम फिल्ट्रेशन के लिए कुछ यूज़ करते हैं तो सीव का काम करते हैं, छलनी का। तो उसी टाइप के पोर्स यहाँ पे होते हैं। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या हो जाता है यहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं ब्लड से। और फिर जो ब्लड बचता है वो इफरेंट आर्टीरियोल से फिर से बॉडी में पहुँचाया जाता है। तीसरा रोल प्ले किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू। प्रेशर ग्रेडियंट में यहाँ पे 3 मेन प्रेशर्स काम करते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो एफरेंट आर्टीरियोल है जिससे ब्लड लाया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, वो क्या है, बड़े साइज़ का है, इसका डायामीटर बड़ा है। और इफरेंट आर्टीरियोल का कम साइज़ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर लगेगा। तो जो प्रेशर यहाँ पे जो ब्लड है, लिक्विड जो मीडियम होता है उसके थ्रू लगता है, किसी लेयर पे या किसी सतह पे लगता है, उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो लिक्विड के थ्रू लगता है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मीनिंग है यहाँ पे जो ब्लड है उसके थ्रू जो ग्लोमेरुलस है या जो कैपिलरीज हैं उनकी जो भी लेयर है आउटर मोस्ट, उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसे कहेंगे हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या GHP। ये जो प्रेशर होता है ये फेवर में होता है फिल्ट्रेशन के, एंड अप्रॉक्स 60 mmHg होता है।
दूसरा जो प्रेशर है आपका ऑनकोटिक प्रेशर, ये प्रेशर मेनली जो ब्लड की जिसमें ब्लड में जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे लगता है। इसे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। और ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में होता है फिल्ट्रेशन के, मतलब फिल्ट्रेशन को ये अपोज करता है। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। जो भी फिल्टर आउट होके, जैसे वाटर है या जो भी लिक्विड जो फिल्टर आउट हो जाता है कैप्सूल में, यहाँ से फिल्टर होके कैप्सूल्स में आएगा। कैप्सूल मतलब वॉमन्स कैप्सूल में आएगा। जो वॉमन्स कैप्सूल में जो भी ब्लड होगा या जो भी फिल्टर आउट होके जो भी लिक्विड आएगा, उसके थ्रू जो भी प्रेशर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उसे कहेंगे हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या CHP। तो नेट जो फिल्ट्रेशन होगा उसमें उसका नेट फिल्ट्रेशन होगा जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ऑनकोटिक प्रेशर को भी और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी। मतलब GHP माइनस ऑनकोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये हो जाएगा नेट फिल्ट्रेशन। जितना जितना ये वाला प्रेशर लग रहा है उसमें से इन दोनों प्रेशर्स को हम माइनस कर लेंगे, तो ये नेट फिल्ट्रेशन हमको आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्रेशर जो है वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है, किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। अब हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन था हमारे पास कि यूरिन फॉर्मेशन में जो फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलस में, वो किस टाइप की प्रोसेस है। तो हमने देखा ये एक एक्टिव प्रोसेस नहीं है, इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रोसेस भी नहीं है। अब प्रेशर डिपेंडेंट फिजिकल प्रोसेस है, और प्रेशर जो है इसमें बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। प्रेशर डिपेंडेंट फिजिकल प्रोसेस है, प्रेशर ग्रेडियंट का यहाँ पे मेन रोल है। दूसरा नॉन एनर्जी मीडिएटेड, यहाँ पे एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है और ट्रांसपोर्ट भी है। बट हम प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेशर डिपेंडेंट फिजिकल प्रोसेस को। अगर ये वाला यहाँ पे नहीं होता ऑप्शन तो हम इसको टिक करते, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक फिजिकल प्रोसेस भी है, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है अ पर्सन टेक्स 1.0 ml of insulin injection daily at 8 a.m. His son gave him 1.5 ml insulin at 8 a.m. Considering the father will go to party and eat more during lunch, the father also avoided breakfast as he planned to eat more during lunch. Which one of the following event will occur? और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2012 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से कि एक पर्सन है जिसको इंसुलिन की कमी है और वो क्या करता है, बाहर से इंजेक्ट करता है इंसुलिन को। लेकिन उसके बेटे ने क्या किया, एक दिन थोड़ा इंसुलिन की मात्रा जो है वो बढ़ा के दे दी, ये सोचकर कि पापा ने पार्टी में जाना है और वहाँ पे ज़्यादा ये जो लंच है वो ज़्यादा कर लेंगे, इसकी वजह से हम क्या थोड़ा बढ़ा के दे देता हूँ। और साथ ही साथ पापा ने भी यही सोचा कि पार्टी में जाना है, इसलिए ब्रेकफास्ट को भी अवॉइड कर दिया। तो इनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे होगी? फादर विल बी नॉर्मोजेनिक, नॉर्मोग्लाइसेमिक, फादर विल बी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बिफोर लंच, लंच से पहले हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, लंच के पहले हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, या लंच के बाद हाइपोग्लाइसेमिक या ब्लड ग्लूकोज का कम हो जाना, ऐसी वाली कंडीशन। तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक का मीनिंग है ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसका कम हो जाना, और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन मतलब ब्लड के ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। तो इससे पहले हम थोड़ा इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा आसानी होगी। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड जिसे कहते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशन दोनों टाइप के यहाँ पे सिक्रीशन होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, और इसका मेन काम होता है इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और इसको ये कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा है बॉडी में तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। और पर्सन को किस चीज़ की प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में? उसको इंसुलिन की प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी में इंसुलिन कम है, इसकी वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करता है। बट इस टाइम पे इंसुलिन की जो परसेंटेज, जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो ज़्यादा है, क्योंकि जो उसकी नॉर्मल जितनी उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ा के दिया है, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा के दी है। और साथ ही साथ उसने क्या किया है, जो ब्रेकफास्ट है वो भी अवॉइड किया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया है। तो
ऐसी कंडीशन होगी जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो नॉर्मोजेनिक तो नहीं होगा, फादर विल बी नॉर्मोजेनिक, ये गलत होगा। और लंच होने के बाद फिर बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। तो डी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, फर्स्ट और डी, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर सी वाला देखिए, फादर विल बी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बिफोर लंच। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन तब होगी जब इंसुलिन की जो है कमी हो जाए, या जो ग्लूकागॉन जो दूसरा वाला हार्मोन है जो क्या करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उससे क्या होता है बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कब होगी, जब बॉडी का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, फादर विल बी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन बिफोर लंच। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब जो ब्लड ग्लूकोज है उसका कम हो जाना, और इंसुलिन का काम ही यही है कि जो ब्लड ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देना ग्लाइकोजन में। इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा है बॉडी में, और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी पहले से है और कमी हो जाएगी, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएगी बिफोर लंच। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स इन द मैमल्स। और मेनली जो वुमेन्स होती है उनमें, जो फीमेल्स होती है उनमें जो इजेक्शन ऑफ मिल्क है ये किस हार्मोन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2012 में दिसंबर। और ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, सीरोटोनिन, मेलेटोनिन। अब इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जो लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है, लैक्टेशन की प्रोसेस में दो हार्मोन मेन यहाँ पे काम करते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है प्रोलैक्टिन। सीरोटोनिन और मेलेटोनिन इनका यहाँ पे काम नहीं है, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। जो सीरोटोनिन है ये रेगुलेट करता है मूड, बिहेवियर, डाइजेशन एक्सेट्रा को, और मेलेटोनिन रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को। अब यहाँ पे जो दो हार्मोन हैं मेन काम करते हैं लैक्टेशन के लिए, वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है स्टिमुलेशन करना मिल्क बायोसिंथेसिस का, मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन है किसमें, एल्वियोलर सेल ऑफ द ब्रेस्ट। और ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना ऑफ द मसल सराउंडिंग द ब्रेस्ट टू एजेक्ट आउट द मिल्क। मतलब एक का काम है बायोसिंथेसिस का, मिल्क प्रोडक्शन का, और दूसरा है इसके इजेक्शन का। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन किसकी वजह से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पे हेल्पफुल होगा। प्रोलैक्टिन का काम है बायोसिंथेसिस का। अगर बायोसिंथेसिस या मिल्क प्रोडक्शन का कोई क्वेश्चन आता कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, तो प्रोलैक्टिन को हम टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, द टी वेव ऑफ ईसीजी इंडिकेट्स। ये क्वेश्चन है ईसीजी का। ईसीजी इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, और ये दिसंबर 2012 में आ चुका है। टी वेव क्या शो करती है किसी पर्टिकुलर ईसीजी में, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, या एट्रियल रीपोलराइजेशन। जो ईसीजी होता है, ईसीजी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द हार्ट। हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होती है, हार्ट का पंप करने का मैकेनिज्म चलता है, इन सबको इंडिकेट करता है ईसीजी। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ईसीजी का। इसमें काफ़ी अपवर्ड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शंस आपको दिखेंगे। इसे कहते हैं पी वेव, टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और कुछ इंटरवल्स भी। तो ये कुछ इंडिकेट करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पी वेव क्या है। ये करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल, या एट्रियम। 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। तो जो एट्रियम है इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि डीपोलराइजेशन, ये शो होगा पी वेव के थ्रू। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। एट्रियल रीपोलराइजेशन की एफिनिटी कम होने की वजह से ईसीजी इसे शो नहीं कर पाता। रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सिएशन ऑफ एट्रियम, इसको शो नहीं कर पाता। बाकी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन सबसे बड़ा एक डिफ्लेक्शन बनाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को, इस वजह से। और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो हो पाता है, और वो शो करता है टी वेव, यानी कि ये। और हमको क्वेश्चन यही पूछा गया है कि टी वेव क्या शो करती है।
तो टी वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। बाकी आप पढ़ सकते हो इंटरवल्स के बारे में। हमारे पास क्वेश्चन है टी वेव ऑफ ईसीजी इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। नहीं, क्योंकि ये कौन करता है शो, ये पी वेव शो करती है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ये शो होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ये टी वेव शो करती है, एट्रियल रिपोलराइजेशन शो ही नहीं हो पाता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट, सॉरी बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे हम BMR कहते हैं, इज लोवेस्ट। किस कंडीशन में जो BMR है या बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो सबसे कम होगा? और ये क्वेश्चन आ चुका है जून 2012 में। ऑप्शन है आपके पास, अवेक एंड रेस्टिंग इस वाली कंडीशन में, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, स्लीप एंड हाईएस्ट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। 4 ऑप्शन हैं। पहले हम जान लेते हैं कि BMR हुआ क्या। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द रेट ऑफ एनर्जी यूजेस बाय अ पर्सन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन एंड व्हेन पर्सन इज अवेक। मतलब जिस समय हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अवेक हैं, सोए नहीं हैं, रेस्टिंग वाली कंडीशन में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो भी एनर्जी यूज़ होगी फॉर द रेस्पायरेशन और जो अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती है बॉडी में, उनके लिए जो भी एनर्जी यूज़ होगी उसका रेट, उस एनर्जी का यूज़ होने का रेट, उस एनर्जी का खर्च होने का जो रेट होगा उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब किस वाली कंडीशन में, अवेक और रेस्टिंग कंडीशन में। मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन में अवेक और रेस्टिंग कंडीशन में जो BMR है वो हमारा नॉर्मल कंडीशन में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो रॉन्ग होगा। दूसरा है हमारे पास प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मीनिंग है जहाँ पे फूड अवेलेबल ना हो, अकाल वाली स्थिति, और इसमें प्रोलॉन्ग का है मतलब बहुत लंबे टाइम तक। तो इस वाली कंडीशन में बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है। स्लीप वाली कंडीशन में भी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है। और हाईएस्ट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हाई एंड लो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका सेम इफेक्ट पड़ता है। अगर लो टेम्परेचर है तो भी BMR इंक्रीज होगा, और हाई कंडीशन है, हाई टेम्परेचर है तो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, स्लीप की वजह से और स्टार्वेशन की वजह से BMR डिक्रीज होता है। स्लीप ऐसी कंडीशन है, टेम्पररी कंडीशन, टेम्पररी थोड़ा बहुत BMR लो हो सकता है। लेकिन अगर स्टार्वेशन की कंडीशन में है और ये हमको कह रहे हैं कि प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन मतलब बहुत लंबे टाइम तक फूड अवेलेबल ही नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। बाकी जो भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल है, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, इनसे भी ग्लूकोज कन्वर्ट किया जा सकता है। अब प्रोलॉन्ग टाइम तक फूड अवेलेबल नहीं है तो इनका भी यूज़ हो जाएगा। तो जो एनर्जी है वो काफ़ी कम बचेगी बॉडी में, क्योंकि ग्लूकोज ही कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी है ये धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होगा, एनर्जी यूज़ करने का जो रेट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्लीप की वजह से लो हो जाता है टेम्पररी के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए, टेम्परली हम कह सकते हैं कि जो BMR है वो डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा स्लीप वाली कंडीशन में। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन चलेगा तो उससे और बहुत टाइम पे तक BMR डिक्रीज हो जाएगा या लोवेस्ट कंडीशन में चले जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दिस इज़ इट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पार्ट बी रिलेटेड टू एनिमल फिजियोलॉजी। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।